बीच की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तबाही का दायरा और भी बढ़ता ही जा रहा है और जंग के मैदान से तबाही के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ताजा वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। यूक्रेन की सेना ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। उधर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया कि क्रेमलिन अपने लोगों को मरने के लिए यूक्रेन भेज रहा है। तो ज़ेलेंस्की ने बड़े नुकसान का दावा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उस बीच ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रूस को बड़े नुकसान का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। 65,000 सैनिकों की मौत का दावा यूक्रेन की तरफ से। युद्ध में ज़ेलेंस्की का बाउंस बैक। यूक्रेन ने पलट दी युद्ध की बाजी। रूस के लिए महंगा साबित हुआ युद्ध। युद्ध के मैदान से तबाही की तस्वीरें सामने आई। युद्ध के मैदान से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें सामने आई जब दो देशों की सेना युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करती दिखी। तस्वीरें सामने आई जब रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना पर जोरदार वार किया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध के दिन बीतते गए, युद्ध रूस की सेना पर भारी होने लगा। काली स्याह रात और एक एक मिसाइल आसमान की तरफ उठी। कुछ ही देर में आसमान में रोशनी के साथ धुआं दिखने लगा। यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया कि उसने रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन की सेना ने युद्ध के मैदान से पलटवार की ऐसी कई तस्वीरें जारी कर दावा किया कि युद्ध में रूस की सेना को भारी नुकसान हो रहा है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सामने आए और रूस की सेना को हुए नुकसान का आंकड़ा जारी किया। Тільки убитими вже наближаються до 65 тисяч. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І по тому, як триває російська могилізація, можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задумати. उधर एक वीडियो सामने आया जिसे सोशल मीडिया पर जारी कर दावा किया गया कि रूस की सेना जंग में किल्लत का सामना कर रही है। रूस की सेना को युद्ध के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लेकिन युद्ध के मैदान से आई एक और तस्वीर ने रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की नई कहानी बयां कर दी। डोनेस्क से आई तस्वीरों में यूक्रेन और रूस के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे थे। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग और घातक और विनाश वाली हो सकती है, क्योंकि ना ही पुतिन की सेना हार मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन की सेना अपने घर में किसी का दखल बर्दाश्त करने की मूड में दिख रही है। और एक बहुत बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अब जंग में ईरान की एंट्री हो गई है। जी हाँ, ईरान अब रूस की सेना को अपने ड्रोन शाहिद 136 को चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। ईरान का ये वही ड्रोन है जिसे लेकर दावा ये किया गया है कि रूस ने इसका इस्तेमाल क्यू पर हमले के लिए किया। हालांकि ईरान ने इस बात को नकार दिया था कि उसने रूस को कोई ड्रोन दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान की एंट्री। एक बार फिर बजी खतरे की घंटी। ईरान का ड्रोन मचाएगा तबाही। क्राइमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस बौखला गया था और उसके बाद से ही लगने लगा था पुतिन कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और फिर कीव और यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में आसमान से आग बरसी थी। एक के बाद एक कीव के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल दागी गई थी
और पूरे कीव में तबाही का मंजर देखा जाने लगा था। इस तबाही के पीछे रूस का दिमाग और ईरान का घातक हथियार शामिल था, जिसने देखते ही देखते चंद घंटों के अंदर यूक्रेन में बर्बादी की दास्तान लिख दी थी। एक बार फिर से मचेगी तबाही। ईरान दे रहा ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग। यह खबर यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन के अलग अलग प्रांत और शहरों में जमकर तबाही मचाई। लेकिन इस बार अगर फिर से कोई हमला होता है तो वो हमला सीधे तौर पर रूस के सैनिक करेंगे, लेकिन हथियार होगा ईरान का। यानी ईरान के ड्रोन से रूस के सैनिक यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड को सबसे खूंखार माना जाता है, और वही रेवोल्यूशनरी गार्ड रूस पहुंच चुके हैं, जो सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन पर्दे के पीछे रहकर रूस को मदद पहुंचा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी मदद है वो ड्रोन जिसे किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, जो पलक झपकते ही पूरा का पूरा इलाका और शहर को तबाह करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में ईरान अब रूस के सैनिकों को उसी ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे आने वाले वक्त में जरूरत पड़ने पर अपने हिसाब से पुतह इस किलिंग मशीन का इस्तेमाल कर सके। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन की एंट्री। रूस को मिली शाहिद 136 ड्रोन की खेप। आसमान में उड़ती किलिंग मशीन है शाहिद 136 ड्रोन। शाहिद ड्रोन से ही रूस ने कीव पर किया था हमला। रूस के सैनिकों को ईरान दे रहा ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग। जिस ड्रोन का नाम सुनकर किसी भी देश की आर्मी थर्राने लगती है, अब उसकी की पूरी खेप रूस पहुंच चुकी है। यही नहीं, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के खूंखार सैनिकों ने रूस में अपनी आमद दर्ज करा दी है, जो रूस के सैनिकों को शाहिद ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये खबर सामने आने के बाद यूक्रेन भी अलर्ट पर आ गया। यूक्रेन की तरफ से पूरे देश में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान की ड्रोन की एंट्री के साथ ही यूक्रेन पूरी तरह अलर्ट है। यूक्रेन ने पहली गलती से सबक लेते हुए यूक्रेन के साथ साथ कीव में एयर अलर्ट जारी किया है, जिससे अगर आसमान में उड़ता कोई परिंदा भी नजर आए तो यूक्रेन की आर्मी से वो बच ना पाए। क्योंकि कीव पर जब रूस की तरफ से हमला हुआ था, उस वक्त शाहिद ड्रोन से ही रूस ने तबाही मचाई थी, जिसमें कीव के साथ साथ यूक्रेन के कई शहरों में जमकर मिसाइल दागी गई थी। एक तरफ ईरान की एंट्री की खबरें सामने आई, तो वहीं ईरान की तरफ से साफ किया गया है कि यूक्रेन में पिछले दिनों जो हमला हुआ, जो तबाही मचाई गई, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। उसके ड्रोन से किसी भी तरह का हमला यूक्रेन में नहीं हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के ड्रोन की ट्रेनिंग अगर एक बार रूस के सैनिकों को मिल गई तो इस युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी और तबाही का वो मंजर देखने को मिलेगा जिसे सदियों तक भुलाना आसान नहीं होगा। और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब बता दें आपको, ईरान की भी एंट्री हो गई है। अब शाहिद 136 ड्रोन भी आ गया है। वैसे ही दुनिया दहशत में आ गई, क्योंकि ईरान की किलिंग मशीन ने जो तबाही यूक्रेन में हाल ही में मचाई थी, वो हर किसी ने देख लिया है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर ईरान के इस ड्रोन को क्यों कहा जाता है किलिंग मशीन। खबर है कि राष्ट्रपति पुतिन ईरान से मिले घातक ड्रोन के जखीरे जंग के मैदान में उतार दिया है। दरअसल यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और उसके रिहायशी इलाकों पर हमला करने के लिए ईरान से मिले आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन। स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग फर्म रेड 6 सॉल्यूशंस LLC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग की सूरत में इसे बड़े प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, इसके जरिए दुश्मन के रेडार को आसानी से टारगेट किया जा सकता है, और दूसरा, दुश्मन की आर्टिलरी गन्स के खिलाफ ये काफी कारगर साबित हुआ है।
खबर के मुताबिक रूस ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन को जेरेनियम 2 के नाम से इस्तेमाल कर रहा है। दावा है कि शाहिद 136 ड्रोन की मदद से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। यह ड्रोन बम बरसाता नहीं है, बल्कि खुद एक बम की तरह है, जो अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। इसलिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को उड़ता बम भी कहा जाता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला यह ड्रोन कैमरे और विस्फोटक से लैस होता है। इतना ही नहीं, ये एंटी जैमिंग तकनीक से भी लैस है और एक बार शाहिद 136 ड्रोन अगर अपना टारगेट लॉक कर ले तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटे तक उड़ान भर सकता है। यूक्रेन से पहले सऊदी अरब के जेद्दा में यमन के हूती विद्रोही इस ड्रोन से तबाही मचा चुके हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि जुलाई और अगस्त के महीने में रूस ने अपने सैनिकों को इन ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग लेने के लिए ईरान भी भेजा था। चूंकि यूक्रेनी फौज के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से पुतिन की फौज को कई इलाकों से पीछे हटना पड़ा है, लिहाजा पुतिन ने पलटवार करने के लिए ईरान से मिले इन घातक ड्रोन को जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने रूस को जंग के लिए अपने ड्रोन नहीं दिए हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसकी फौज रूस के कई ड्रोन को तबाह कर चुकी है। दरअसल रूस जंग के दौरान यूक्रेन की सेना पर हमला करने के लिए कई तरह के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल यूक्रेन की सेना ने तुर्की से मिले बायर खताश TB2 ड्रोन की बदौलत रूसी फौज पर सटीक हमले कर उसके छक्के छोड़ा दिए हैं और इस हथियार के दम पर यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर रूसी सेना को पीछे धकेलने में भी कामयाब हुई है। जंग के मैदान में ये ड्रोन रूसी सेना के टैंकों पर काल बनकर टूट पड़े हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक ये ड्रोन रूस के कई टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य ठिकानों को नेस्त नाबूद कर चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन इस जंग में रूसी सेना के खिलाफ अमेरिका से मिले स्विच ब्लेड सुसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। स्विच ब्लेड सुसाइड ड्रोन के दो वेरिएंट होते हैं, स्विच ब्लेड 300 और स्विच ब्लेड 600। स्विच ब्लेड 300 का वजन 2.5 किलोग्राम होता है और ये 15 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 10 किलोमीटर होती है। स्विच ब्लेड 600 का वजन 23 किलो होता है और ये 40 मिनट तक 40 मील की दूरी तक उड़ान भर सकता है। स्विच ब्लेड 600 ड्रोन 115 मील प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। स्विच ब्लेड ड्रोन कैमरा, गाइडेंस सिस्टम और विस्फोटकों से लैस होते हैं। स्विच ब्लेड 600 ड्रोन की मदद से टैंक और बख्तरबंद वाहन तक को आसानी से तबाह किया जा सकता है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ये ड्रोन निगरानी से लेकर लक्ष्य को भेदने तक का रोल बखूबी निभा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का मानना है कि यूक्रेन को इस युद्ध में मजबूती से खड़ा रखने में ड्रोन की भूमिका अहम है और ड्रोन हमलों की वजह से ही रूस की सेना बैकफुट पर है। पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन जिस तरीके से अपनी ड्रोन आर्मी का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि बहुत जल्द रूस की सेना यूक्रेन के सामने घुटने टेक देगी।
की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने आ चुके हैं और फिर दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। ये वीडियो डोनेट्स्क इलाके का बताया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसके सैनिकों ने मिसाइल से रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इस वीडियो में नजर आता है कि एक मिसाइल को दागा गया और वो आसमान में किसी चीज से जाकर टकराती है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले का नया दावा किया गया जिसमें बताया गया है कि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन की फायरिंग रेंज में गोलीबारी की जिसमें 11 लोग मारे गए। इसके साथ ही 15 लोग घायल भी हो गए। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस ने यूक्रेन के सामने उनके सैनिकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें यूक्रेन के 2000 सैनिकों को फ्रांस सैनिक युद्ध के अलग अलग तरीके सिखाएंगे यानी ट्रेन करेंगे। रूस अब जंग में एक और देश को धकेलने की तैयारी कर रहा है। रूस ने बेलारूस के जंगी जहाजों को एटमी मिसाइल से लैस करने की धमकी दी है। वहीं एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पुतिन अब बेलारूस को यूक्रेन के साथ जंग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। बेलारूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें रूस के सैनिक नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में यह दावा किया गया है कि रूस के सैनिक बेलारूस पहुंचे हैं। यह वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस पर बेलारूस को युद्ध में झोंकने की तैयारी चल रही है। रूस में पुतिन के मोबिलाइजेशन के ऐलान के बाद आम जनता में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब रूस के सैनिकों का वीडियो सामने आया जिसमें वो सरकार पर युद्ध के दौरान कोई भी सुविधा नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध में अब ईरान की एंट्री भी हो गई है। खबर है कि ईरान के खूंखार रेवोल्यूशनरी गार्ड खुफिया तरीके से पुतिन की मदद कर रहे हैं और रूस के सैनिकों को ड्रोन चलाना सिखा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है जिसमें यह दावा किया गया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में गोला बारूद से लैस एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ नजर आता है और जिसने आसमान से हमला भी किया। रूस की तैयारी देखते हुए यूक्रेन एक बार फिर से अलर्ट हो चुका है जिसके बाद अब यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी है। इससे पहले रूस ने कीव पर ड्रोन से हमले किए जिसमें कीव में भारी नुकसान हुआ था। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन्स भेजे हैं जिसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। तो देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप एक बार फिर से लगाया गया है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर। सिसोदिया के बारे में आम आदमी पार्टी को पता है, इस तरह की बात की गई है। बड़ी खबर, गिरफ्तारी के बारे में आम आदमी पार्टी को पता था, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन भेजा गया है सीबीआई की ओर से। हालांकि समन के बाद उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया है और अपनी बातें रखी हैं। मनीष सिसोदिया को कल शराब घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सत्येंद्र सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, वो तो आज के भगत सिंह हैं और आपकी सीबीआई उनको बुला रही है। शहीद आजम से तुलना करना ऐसे भ्रष्ट नेताओं की जिन्होंने शराब माफिया से कमीशन लिया हो, गुलाबी नोटों की गड्डियाँ ली हों, 6% किकबैक लिया हो, ये तुलना करना एक बहुत बड़ा घिनौना काम किया है, शर्मनाक काम किया है। ये शहीद आजम भगत सिंह का भी अपमान है। एक शहीद जो देश के लिए शहीद हुआ उनका अपमान है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। आज भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल में कोई अंतर नहीं रहा। और दिल्ली में आबकारी नीति पर घमासान, बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। आम आदमी पार्टी पर भगत सिंह के अपमान का आरोप लग रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम अपडेट करें आपको। और सीबीआई से समन्स मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कल सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार की सीबीआई गिरफ्तार करेगी। 500 जगह छापे मारे गए। मनीष जी के घर पे छापा मारा,
मनीष जी के यहाँ 14 घंटे सीबीआई रही। सुबह से शाम तक मनीष सिसोदिया जी की पूछताछ की गई। 10,000 करोड़ रुपए में से क्या मिला अभी तक? इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सिर्फ एक दो नहीं बल्कि ऐसे 21 जिले हैं जहां लगातार बाढ़ का आलम। और ऐसे ही कई जिलों से होते हुए इस वक्त हम पहुंचे हुए सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में। और आज जहां हम मौजूद हैं आसपास के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। दूर दूर तक पूरे मकान डूबे दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह का ये नजारा जहां देखने को मिल रहा है, ये डुमरियागंज से 10 किलोमीटर भीतर का गाँव है। और बताया जा रहा है कि अभी तक किसी भी तरह की राहत सामग्री इन तक नहीं पहुंची है। लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो हमें डूबा नहीं दिखाई दे रहा। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बाढ़ वाले इलाके की देख रहे हैं। सिद्धार्थनगर ये जगह है जहां आप देखिए, जहां तक आपकी निगाह जाए सिर्फ और सिर्फ पानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तो कहीं लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ रहा है। और मजबूरन अम्बेडकर नगर, शाहजहांपुर, आजमगढ़, बदायूं में कई गांव पानी में डूब चुके हैं। शाहजहांपुर में नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है, बना हुआ है। दूसरी तरफ रामगंगा किनारे बसे गांव में पानी घुसने से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें एक एक करके हम आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं जहां स्थिति भयावह है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो परेशानियों से भरी हुई तस्वीर इस लिहाज से क्योंकि देखिए फसल बर्बाद है। अभी धान के कटाई का मौसम होता है, यानी फसल पकने का मौसम होता है। ऐसे वक्त में अगर बारिश हो तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को है तो वो है किसान को। जी हाँ, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अपनी बर्बाद हुई फसलों को एकत्र करने की कोशिश कर रहा है। चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और ऐसे में किसान इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है क्योंकि पूरे साल भर की जो मेहनत है वो इस वक्त पानी की बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। इस बीच मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सौगात देने जा रहे हैं। और अमित शाह राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल ग्वालियर हाईवे अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का शिलान्यास करते हुए ये गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल ये गृह मंत्री की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर को अमित शाह की सौगात, और सौगात के तौर पर एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल जिसका शिलान्यास, भूमि पूजन और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ग्वालियर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ग्वालियर को ये नई सौगात दी गई है गृह मंत्री अमित शाह को, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनेगा और ये सौगात यहां पर गृह मंत्री अमित शाह देते हुए। जी हाँ, विकास के रनवे पर ग्वालियर बढ़ चढ़ा है। 20,000 वर्ग मीटर में तैयार किया गया है। ग्वालियर को अमित शाह की ओर से ये बड़ी सौगात दी गई है, बड़ी चुनौती रही है और इस चुनौती को पूरा करके दिखाया गया है। नए टर्मिनल की आधारशिला रखते हुए इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। 500 करोड़ की लागत से ये तैयार किया गया है और रिकॉर्ड समय में तैयार करने का बड़ा लक्ष्य भी पूरा करने की जानकारी है। मौजूदा एयरपोर्ट से 6 गुना बड़ा ये टर्मिनल होगा। 20,000 वर्ग मीटर में तैयार किया गया है टर्मिनल। तो इसकी खासियत हम बता रहे हैं और आम लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा आप समझ सकते हैं। ग्वालियर को दिन दूनी रात चौगुनी विकास के राह पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उसी कोशिश में एक और ये अगला कदम जो आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, इस ग्वालियर को एयरपोर्ट का नया टर्मिनल मिलने जा रहा है। यानी आज शिलान्यास और आने वाले वक्त में इसका उद्घाटन भी होगा। तो 6 गुना बड़ा होगा ये टर्मिनल। अपने आप में एक
नई सौगात यहां पर गृह मंत्री अमित शाह देते हुए ग्वालियर को नए टर्मिनल की आधारशिला रखते हुए, क्योंकि 500 करोड़ की लागत से तैयार होगा। एक निर्धारित समय टाइम फ्रेम रखा गया है जब इसे तैयार किया जाएगा, लेकिन अपने आप में मौजूदा एयरपोर्ट से 6 गुना ये बड़ा टर्मिनल होगा। ऐसे में किस तरीके से विकास की राह पर ग्वालियर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बड़ी सौगात यहां पर गृह मंत्री अमित शाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत पूजा अर्चना से की जाती है, ऐसे में इस वक्त आहुति डालते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। शुभारंभ होने वाला है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने ये सौगात दी है, आधारशिला रखी जा चुकी है। गृह मंत्री कर कमलों द्वारा एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का शिलान्यास हो चुका है। ग्वालियर को ये बड़ी सौगात, विकास के रनवे पर अब ग्वालियर दौड़ता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से हमारी सहयोगी रीमा बता रही थी कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी होगी। रामायण की हर वो जगह जहां भक्तों के भगवान बने श्री राम, पंपा सरोवर जहां पवन पुत्र से पहली बार मिले, किष्किंधा की गुफा जब सुग्रीव को दी शरण, शबरी का आश्रम जहां आज भी मिलते हैं जूठे मीठे वेद, श्री राम रूप